लगाओ। यार ऐसा देखो, तुम्हें आवाज नहीं आ रही है? कुड़ी चला भी आपकी बात। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैम। बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? जी मैम एकदम क्लियर आ रही है। यस मैम। स्लाइड्स नजर आ रही हैं बेटा? यस मैम। अच्छा बेटा, कैसा हुआ आप लोगों का टेस्ट, कैसा हुआ? अच्छा हो गया। अच्छा हो गया मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। मैम अल्हम्दुलिल्लाह। बस हो गया कि अच्छा हो गया? नहीं मैम, मैम अच्छा हो सड़ा गया। हुआ टेस्ट हुआ, सड़ा हुआ। सड़ा इसके हुआ अलावा क्यों? बात नहीं हो गया। क्यों पढ़ा नहीं था आप लोगों ने?
अच्छा बेटा, हम लोग लास्ट टाइम जो है वो क्रोमोसोमल एनॉमलीज जो है वो डिस्कस कर रहे थे, और हमने ये देखा था क्रोमोसोम्स जो हैं वो हमारे पास दो तरह से जो है वो इफेक्ट होते हैं। या तो क्रोमोसोम का जो है वो नंबर डिस्टर्ब है, या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में जो है वो कोई फॉल्ट आ जाए, तो हमारे पास जो है वो क्रोमोसोमल एनॉमलीज जो हैं वो अकर हो सकती हैं। और इनको हम जो है वो क्रोमोसोमल या तो न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज होंगी या स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज होंगी। नंबर हमने देखा था सोमैटिक सेल में कितने बेटा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 46। और गैमीट में कितने होते हैं? 23 23। शाबाश, ठीक है। तो ये जो है जो सोमैटिक होते हैं उसको हम डिप्लॉइड या 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो नॉर्मल गैमीट होता है उसको हम हेप्लॉइड से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमने देखा था कि हमारे पास न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज में हम वर्ड यूज किया था पॉलीपोलाइडी। पॉलीपोलाइडी मींस के एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा हेप्लॉइड सेट। ये बात याद रखनी है कि यहाँ हम कह रहे हैं कि पूरा का पूरा सेट जो है वो एड अप हो गया, ठीक है। क्रोमोसोम नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरा का पूरा सेट हेप्लॉइड सेट है, या सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो हमारे पास जो है वो ऐड हुए हैं टू डिप्लॉइड नंबर ऑफ सेट। यानी कि डिप्लॉइड नंबर क्या है हमारे पास? डिप्लॉइड नंबर क्या होगा? K23 डिप्लॉइड बेटे, डिप्लॉइड 46 शाबाश। डिप्लॉइड जो है वो हमारे पास 46 होगा, और 46 में पूरा एक और हेप्लॉइड सेट ऐड अप हो, यानी कि 46 प्लस 23। तो इसमें जो है वो हमारे पास इस तरह जो है वो नंबर्स जो है वो इंक्रीज हो जाए, पूरा सेट जो है वो ऐड अप हो जाए, यानी कि कितनी ज्यादा एबनॉर्मैलिटी है, ठीक। तो इसको हमने फर्दर जो है वो बताया था कि इसमें पॉलीपोलाइडी जो होती है जिसमें सेट्स ऐड होंगे, इसमें या तो ट्राइपोलाइडी हो सकती है या हमारे पास जो है वो टेट्रापोलाइडी जो अकर कर सकती है। ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया था, और हमने कहा था कि ये जो एबनॉर्मैलिटीज हैं ये कंपैटिबल जो हैं वो बिल्कुल नहीं है विद लाइफ, और इनके मोस्टली जो है टेट्रापोलाइडी और ये ट्राइपोलाइडी वाले इंडिविजुअल्स होते हैं, ये मोस्टली रिजल्ट करते हैं इन स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस, और ऐसी प्रेगनेंसीज का मोस्टली जो है वो पता भी नहीं चलता कि ये प्रेगनेंसीज अकर हुई थी कि नहीं हुई थी। तो ये जो ट्राइपोलाइडी और टेट्रापोलाइडी है ये तो बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है विद लाइफ, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी कि एक तो ये पॉलीपोलाइडी, हमने टेट्रापोलाइडी और ये पॉलीपोलाइडी डिस्कस की थी। उसके बाद हमारे पास है एन्यूपोलाइडी। पॉलीपोलाइडी में जो है वो हमारे पास पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ऐड अप हुआ था। एन्यूपोलाइडी में क्या होगा कि हमारे पास एडिशन ऑफ क्रोमोसोम होगी, या तो एक क्रोमोसोम ऐड अप होगा या हमारे पास एक क्रोमोसोम जो है वो माइनस हो जाएगा। तो ये इसकी जो फॉर्म्स है आगे फर्दर उसमें हमारे यहाँ तो ट्राइसोमी अकर करेगी। ट्राइसोमी मींस एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, या हमारे पास लॉस होगा वन क्रोमोसोम का जिसको हम मोनोसोमी कहेंगे। ट्राइसोमीज भी जो है वो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शंस में जो है वो रिजल्ट करती हैं, लेकिन हाउएवर इसमें कुछ सिंड्रोम्स हैं जो कि कंपैटिबल हैं विद लाइफ, और इसमें डिफरेंट जेनेटिक कैरियोटाइपिंग होती है, और डिफरेंट उससे सिम्टम्स के साथ जो है वो इंडिविजुअल ग्रोन अप करते हैं और प्रेजेंट करते हैं, और कुछ इंडिविजुअल्स की किसी स्पेसिफिक एज पे पहुंच के जो है वो डेथ हो जाती है, क्योंकि उनका हार्ट और फंक्शंस इतने नॉर्मल नहीं होते कि वो कंपैटिबल हो सके विद लाइफ। तो इसमें हमारे पास अगर हम ट्राइसोमी की बात करें, ट्राइसोमी का क्या मतलब हुआ? इसमें क्रोमोसोम ऐड हुआ है कि माइनस हुआ है? एडिशन हुई है, ठीक है। तो ट्राइसोमीज जो नजर आती हैं जो कंपैटिबल विद लाइफ होती हैं, उनमें हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 13 की ट्राइसोमी है, क्रोमोसोम नंबर 18 की ट्राइसोमी है, और क्रोमोसोम नंबर 21 की ट्राइसोमी है। अगर 13 की होगी तो पैचू सिंड्रोम होगा, ट्राइसोमी 18 पे एडवर्ड सिंड्रोम उसको हम कहते हैं, और अगर 21 नंबर क्रोमोसोम इन्वॉल्व हो तो ऐसे इंडिविजुअल्स जो हैं वो सफर करेंगे फ्रॉम दी डाउन सिंड्रोम। इसके अलावा हमारे पास क्लेनफेल्टर सिंड्रोम होता है, और ये जो है भी हमारे पास जो है ये ट्राइसोमी की जो है वो एक टाइप है। इसमें या तो ट्राइसोमी होगी हमारे पास, या दूसरी टाइप क्या होगी? मोनोसोमी। मोनोसोमी में बेटा क्या होगा? एडिशन होना है कि सब्सट्रैक्शन होना है? लॉस होएगी।
हाँ जी, इसमें Subtraction. वन नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है, जो नॉर्मल हमारे पास गैमीट के पास जो है वो 23 क्रोमोसोम्स होने चाहिए, लेकिन इसमें हमारे पास वन नंबर है वो लेस होगा, यानी कि 23 की बजाय गैमीट जो है वन आइदर गैमीट या मेल या फीमेल गैमीट जो है वो 22 नंबर क्रोमोसोम्स को कैरी करेगा, और जो है वो जिसके साथ वो कंबाइन करेगा उसमें नॉर्मल नंबर होंगे 23। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो है वो 45 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो रिजल्ट करेंगे। ये भी मोनोसोमीज भी जो हैं वो मोस्टली स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन पे रिजल्ट करती हैं, लेकिन इसमें जो है वो हमारे पास टर्नर सिंड्रोम जो है वो इट इज द ओनली मोनोसोमी विच इज कंपैटिबल विद लाइफ। ठीक है, अब ये हमने ये कुछ सिंड्रोम्स के नाम पढ़े हैं, हमने ये देखे हैं, इनकी जो डिटेल है कि इनकी कैरियोटाइपिंग कैसे होता है, ये फिनोटिपिकली कैसे नजर आते हैं, जीनोटिपिकली इनका क्या मेकअप होता है, ये हम जब क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज पढ़ेंगे, इसका पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 20, तो उसमें हम इनकी जो है वो डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट देना मकसद था कि एन्यूप्लाइडी क्या होती है, टेट्राप्लाइडी क्या है, ट्राइप्लाइडी क्या है, मोनोसोमी क्या है, ट्राइसोमी क्या है, और कौन से ऐसे सिंड्रोम्स हैं जो कंपैटिबल हैं विद लाइफ। ठीक है, अदरवाइज इट विल बी रिजल्टिंग इन स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस। ठीक है, अब इसके हम रीजन देख लेते हैं, हमारे पास ये एन्यूप्लाइडीज जो हैं वो अकर क्यों करती हैं। तो बेसिकली जो है, जो इसकी रीजन होती है, दैट इज द नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग मियोसिस। सबको पता है हमारे पास ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट नॉन डिसजंक्शन का, जो कि फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन और सेकंड मेयोटिक डिवीजन में जो है वो अकर करता है। अगर ये डिसजंक्शन जो है वो प्रॉपरली अकर ना करे तो हमारे पास क्रोमोसोमल नंबर्स में जो है वो हमारे पास चेंज आ सकती है। और इसमें क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो उनको सेपरेट होना चाहिए ड्यूरिंग फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन, और ईच सेल जो है वो रिसीव करेगा वन पेयर को। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि ये डिसजंक्शंस जो हैं वो अकर नहीं होती हैं, और बोथ मेंबर्स जो हैं ऑफ अ पेयर जो है वो एक साइड पे एक सेल में जो है चले जाते हैं। और नॉन डिसजंक्शन में जैसे अभी हम बात की कि हमारे पास 24 क्रोमोसोम्स, एक सेल के पास 24 क्रोमोसोम्स होंगे, और एक सेल के पास जो है वो हमारे पास 22 क्रोमोसोम्स होंगे, इंस्टेड के उसके पास नॉर्मल 23 क्रोमोसोम्स जो हैं वो हों। अब ऐसे अगर गैमीट की फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या होगा बेटा? हाँ जी, अगर एक क्रोमोसोम एक साइड से 24 क्रोमोसोम्स आ रहे हैं और एक साइड से जो है वो हमारे पास है वो 23 क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, तो बेटा क्या होगा? ऐसे फर्टिलाइजेशन होगी गैमीट की, तो हमारे पास जो नंबर फॉर्म होगा वो क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। 47। 47। ठीक है, 47 होगा, क्योंकि देखें आप, एक तरफ एक क्रोमोसोम जो है, एक सेट को एक सेल में 24 क्रोमोसोम्स है, और एक सेल में जो है वो हमारे पास 23 क्रोमोसोम्स है। तो जब 24 और 23 कंबाइन करेंगे तो रिजल्ट विल बी द 47 क्रोमोसोम्स। इसी तरह हमारे पास क्रोमोसोम नंबर एक नंबर जो है वो कम भी हो सकता है। अगर 47 क्रोमोसोम्स के साथ जाइगोट बनेगा तो वो ट्राइसोमी होगी, और अगर 45 क्रोमोसोम्स के साथ जो है वो फॉर्म होगा तो वो उसमें हमारे पास मोनोसोमी जो है वो अकर करेगी। तो ये आप लोगों ने कॉन्सेप्ट अपना रखना है कि हमारे पास ट्राइसोमीज और मोनोसोमीज जो हैं वो अकर कब करती हैं। तो बेटा कौन से मियोसिस के कौन से इवेंट अगर खराब हो जाए तो हमारे पास ये ट्राइसोमीज और मोनोसोमीज अकर करती हैं? कौन सा इवेंट डिस्टर्ब होता है? सेकंड सेल डिसजंक्शन। सेल डिसजंक्शन, उसमें हमने देखे थे ना उसके इवेंट्स कौन कौन से थे, कोई रिवाइज करेगा? मैम लैप्टोप्रीन। नहीं बेटा, मियोसिस के जो इवेंट्स थे वो तो स्टेजेस है ना उसके, कि वो लैप्टोटीन, जाइगोटीन, प्रोफेज, वो उसके स्टेजेस हैं, उनमें क्रोमोसोम्स के साथ क्या हो रहा होता है? इवेंट्स कौन कौन से होते हैं? अच्छा, सिनैप्सिस जी जी, और शाबाश क्याजनेटा फॉर्मेशन, शाबाश, क्रॉसिंग और ओवर, क्रॉसिंग ओवर, शाबाश, और अलाइनमेंट, अलाइनमेंट, शाबाश, और क्या होता है? जंक्शन, ये एनाफेज में सेल डिसजंक्शन, सेल डिस्ट्रक्शन, और अल्टीमेटली हमारे पास सेल की फॉर्मेशन जो है वो अकर करती है। ठीक है, तो इसमें ये जो देखो बेटा, जो स्टेप्स हैं, स्टेप्स हम जैसे अगर फॉर एग्जांपल मियोसिस या माइटोसिस के स्टेप्स हम बताएं वो हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है,
अब इस तरह मियोसिस के भी स्टेप्स होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज में आगे उसके फर्दर स्टेप्स होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन और इस तरह डिप्लोटीन स्टेजेस, ये सारी होती हैं। ये सारे स्टेप्स हैं, एक साइकिल के स्टेप्स हैं, लेकिन उनमें इवेंट्स कौन कौन से अकर हो रहे हैं। जैसे मियोसिस में इवेंट्स होते हैं, मियोसिस में इवेंट्स की हम जब बात करेंगे तो उसमें आप लोगों ने ये लिखना है कि हमारे पास क्रॉसिंग ओवर होती है, अलाइनमेंट होती है, पेयरिंग होता है और सेलुलर डिसजंक्शन होती है। ये उसके इवेंट्स हैं कि उसमें वो जो एक टिपिकल स्टेज है, फॉर एग्जांपल अगर प्रोफेज की स्टेज है तो उसमें कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे वहां पर अलाइनमेंट होगी, लिंक होगी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इस चीज को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना है कि आइदर वी आर आस्किंग अबाउट द इवेंट्स व्हिच आर अकरिंग इन द मियोसिस और वी आर आस्किंग अबाउट द स्टेप्स या स्टेजेस ऑफ मियोसिस और माइटोसिस। ये बात क्लियर हो गई है बेटा? हाँ जी बेटा, ये बात क्लियर है? यस मैम। जी ठीक है जी। लगता है टेस्ट दे के थक गए सारे, है ना? नहीं, उसके बाद हिस्टो का लेक्चर भी हुआ है ना। अच्छा, उसके बाद थक गए? बस ब्रेक तो चाहिए होती है इंसान। तो 15 मिनट की ब्रेक दी है ना आप लोगों को? कौन अच्छा, सी? 15 मिनट की ब्रेक थी अभी? पता नहीं वो कैसे गुजरी है। नो मैम। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने ये बात याद रखनी है कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज जो हैं, जिसमें नॉन डिस्जंक्शन होता है। नॉन डिस्जंक्शन जो है वो मदर की इंक्रीजिंग एज के साथ साथ इसका इवेंट जो है, इसकी डिस्ट्रप्शन बहुत ज्यादा कॉमन होती जाएगी। यानी कि नॉर्मल एज जो है वो 18 to 35 कंसिडर की जाती है फॉर रिप्रोडक्शन। इसके बाद जो है 35 इयर्स के बाद जो लेट 30s में, अर्ली 40s में मदर्स प्रेग्नेंट होती हैं, उनमें जो है एबनॉर्मल बेबी के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा है, बिकॉज के ये नॉन डिसजंक्शन जो हो उसमें फिर बहुत ज्यादा कॉमनली जो है वो हमारे पास अकर करेगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये जो डिटेल है ये मैंने इसमें डाल तो दी थी स्लाइड में, लेकिन हमने ये डिटेल जो है वो अभी नहीं करनी। ये डिटेल हम जब चैप्टर नंबर 20 करेंगे, जिसमें हम बाकी सारी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों, स्ट्रक्चरल और न्यूमेरिकल भी बाकी करेंगे, उसमें हम जो है ये डिटेल करेंगे, ठीक। आज हम जो है इसमें जो है वो हमने बेटा बेसिकली इसमें हमने बताना होता है ये जो है वो फीचर्स क्या हैं, ट्राइब्स में कैरियोटाइपिंग हम कैसे लिखेंगे, जेनेटिकली जो है वो क्या होगा, ये सारा कुछ जो है वो हम इसमें जो है वो डिस्कस करते हैं इनमें एबनॉर्मेलिटीज में। ये एबनॉर्मेलिटीज अभी हम जो है उनको नहीं देखेंगे। अभी हमने सिर्फ ये देखा कि एबॉर्शंस क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शंस क्या होते हैं, एबॉर्शंस क्या होते हैं, और हमारे पास जो क्रोमोसोमल न्यूमेरिकल जो एबनॉर्मेलिटीज हैं वो हमारे पास कौन कौन सी न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटीज जो है, न्यूमेरिकल क्या होती हैं और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज क्या होती हैं, ये हमने जो है देखा है कि क्या हमारे पास हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हमें आगे जो अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज रिप्रोडक्टिव साइकिल्स इन फीमेल, ठीक है। रिप्रोडक्टिव साइकिल पे जाने से पहले, रिप्रोडक्टिव साइकिल्स कौन कौन से होते हैं बेटा? रिप्रोडक्टिव साइकिल्स हम किसको कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन साइकिल, ठीक है। ये ओव्यूलेशन का साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये दो अलग अलग साइकिल्स हैं जो कि यूट्रस साइकिल एंड ओवरी साइकिल। यूट्राइन साइकिल एंड ओवरी साइकिल। हाँ, इसमें यूट्रस में भी एक साइकिल रन कर रहा है और ओवरीज में भी जो है वो एक साइकिल रन कर रहा है। जो ओवरीज में अकर हो रहा है उसको हम ओवरिन साइकिल कहते हैं, और जो यूट्रस में अकर करता है उसको हम मेंस्ट्रुअल जो है वो कहते हैं। और ये दोनों साइकिल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो पैरेलल उसमें जो है वो रन करते हैं, हार्मोन सिक्रीट होते हैं, वो हार्मोन्स ओवरीज पे भी एक्ट करते हैं, यूट्रस पे भी एक्ट करते हैं, वो हम देखते हैं कि फिर ये क्या करेंगे बिफोर गोइंग इनटू। अच्छा, जब रिप्रोडक्टिव साइकिल्स लिखने के लिए आएगा तो
अव्वल तो ये पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता कि रिप्रोडक्टिव साइकिल्स जो हैं वो एक्सप्लेन करें। इसमें कोई एक साइकिल, आइदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पूछा जाएगा या ओवेरियन साइकिल जो है वो हमारे पास पूछा जाएगा। तो आपने ये क्वेश्चन जो है वो इसको माइंड में रखना है कि आइदर वी आर आस्किंग होल रिप्रोडक्टिव साइकिल। वैसे अमूमन इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन कभी कभी आ जाता है। तो अगर पूरा रिप्रोडक्टिव साइकिल पूछा गया तो उसमें आपने ओवेरियन साइकिल भी लिखना है और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी लिखना है। और अगर अलग अलग इंडिविजुअली पूछा जाएगा तो ओवेरियन के बारे में डिटेल लिखेंगे और मेंस्ट्रुअल के बारे में डिटेल लिखेंगे। बिफोर गोइंग ऑन टू द साइकिल्स, हम जो है वो थोड़ी सी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उसकी थोड़ी सी नो हाउ देख लेते हैं कि हमारे पास, ताकि हमें प्रॉपरली समझ आ सके कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, कौन सी वॉल की बात कर रहे हैं, कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं, कहाँ पर फर्टिलाइजेशन होनी है, कहाँ पर स्पर्म ने एंटर होना है, कैसे स्पर्म ने मूव करना है, कैसे जो है वो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ पर प्रेजेंट है। ये सारी बातों के लिए हमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं, इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इनकी हमें जो है वो थोड़ी सी नो हाउ जो है वो होनी चाहिए। ये जो हमारे साइकिल्स होते हैं इसमें हमारे पास यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब और ओवरीज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। ठीक है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स बेटा इन्वॉल्व होंगे? यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज। ठीक है, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरीज जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं इन दोनों साइकिल्स में। अब हम यूट्रस देख लेते हैं। यूट्रस जो है वो हमारे पास पियर शेप्ड एक मस्कुलर ऑर्गन है। अगर हम किसी स्ट्रक्चर को कहते हैं मस्कुलर ऑर्गन तो उसका बेटा क्या मतलब होता है? हाँ जी, तो क्या मतलब होता है? अगर हम किसी स्ट्रक्चर को, किसी को हम कहते हैं कि इलास्टिक ऑर्गन है, किसी को हम कहते हैं कि ये जी मस्कुलर ऑर्गन है, या इस तरह की अगर हम वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रेचेबल है। स्ट्रेचेबल तो है, इसमें इसका Ma'am, it मतलब involves in contraction or relaxation. मस्कुलर टिश्यू होता है मिस। शाबाश, ये सारी बातें मिलाएं तो ये एक आंसर बनता है कि ऐसा ऑर्गन जिसमें मस्कुलर टिश्यू का रेशियो जो है बाकी टिश्यू से जो है वो ज्यादा हो गया है। और जब उसका टिश्यू का रेशियो ज्यादा हुआ है तो वो जो काम करता है वो, यानी कि फॉर एग्जांपल जहां पर मस्कुलर टिश्यू ज्यादा है तो डेफिनेटली वो ऑर्गन जो है वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में जो है उसने पार्ट प्ले करना है। तो मस्कुलर ऑर्गन मीन्स के यहाँ पर हमारे पास मसल टिश्यू जो है, कितनी तरह के टिश्यू होते हैं बेटा बॉडी में? फोर टाइप्स। अच्छा, कौन से होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। और ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो इसका मतलब है ये ऑर्गन जो है वो मस्कुलर ऑर्गन है। इस मीन्स के मस्कुलर टिश्यू जो मसल टिश्यू है उसकी कंटेंट इसमें हमारे पास जो है वो ज्यादा। ठीक है, ये डायमेंशंस वगैरह आप लोग जो है वो याद कर लीजिएगा। लेंथ जो है 7 to 8 सेंटीमीटर है, विड्थ जो है 5 to 7 सेंटीमीटर, थिकनेस इसकी अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 सेंटीमीटर। अब जब हम यहाँ थिकनेस की बात करें तो एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉल ऑफ द यूट्रस, के जो वॉल है यूट्रस की वो कितनी ज्यादा जो है वो थिक है। अब यूट्रस जो है हमारे पास 2 मेजर पार्ट्स हैं, वन इज द बॉडी एंड वन इज द सर्विस। जो एक्सपेंडेड अपर पोर्शन है, यहाँ पर बेटा हम डायग्राम में देख लेते हैं। पियर शेप्ड, हमने कहा कि पियर शेप जो है ये हमारे पास ऑर्गन है। तो इसमें जो अपर एक्सपेंडेड पोर्शन है, ये सारा का सारा जो आप लोगों को ये पोर्शन नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज द बॉडी ऑफ द यूट्रस। ये जो नीचे हमारे पास जो है ये नैरो सी अभी फिलहाल हम कहते हैं केनाल सी फॉर्म हो रही है, या नैरो सा ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज द सर्विक्स। सर्विक्स का वर्ड जो है वो यूज होता है, सर्विक्स कोई भी नैरो elongated जो स्ट्रक्चर हो उसको हम सर्विक्स कहते हैं। और सर्विक्स जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है नेक को। किसी भी चीज की नेक के एनाटॉमी में जो वर्ड यूज होता है वो सर्विक्स होता है। फॉर एग्जांपल जो नेक के वर्टिब्रा है उनका क्या कहते हैं हम बेटा? Cervical vertebrae. सर्वाइकल वर्टिब्रा। ठीक है, तो सर्विक्स का वर्ड जो है वो नैरो कॉन्स्ट्रिक्टेड पोर्शन के लिए जो है वो यूज होता है, मोस्टली नेक को रिप्रेजेंट करता है। या आपको और भी बॉडी पार्ट्स में या और भी जगह आपको ये सर्विक्स का वर्ड जो है वो मिलेगा। तो ये सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि ये सर्विक्स जो है वो यूट्रस के साथ ही प्रेजेंट है। सर्विक्स से सर्वाइकल वर्टिब्रा अब नेक में प्रेजेंट है। तो ये वर्ड जो है वो सिर्फ उसको रिप्रेजेंट कर रहा है एनाटॉमिकली।
अच्छा, अब हमने देखा कि यूट्रस जो है वो हमारे पास पीयर शेप स्ट्रक्चर है एंड टू मेन इसके मेजर पार्ट्स हैं, बॉडी एंड सर्विक्स, ठीक है। और बॉडी और सर्विक्स के दरमियान जो है वो एक कॉन्स्ट्रिक्टेड सा एरिया हमारे पास प्रेजेंट होता है, जहां से हमें पता चलता है कि कहाँ जो है वो बॉडी और कहाँ पर जो है वो स्टार्ट हो रही है। इस पोर्शन को हम इस्थमस कहते हैं। अगेन इस्थमस का वर्ड जो है वो जंक्शन के लिए यूज होता है, और ये और भी ऑर्गन्स में आपको जो है ये वर्ड जो है वो सुनने को मिलेगा। तो यूट्रस के बेटा कितने पार्ट्स हैं हमारे पास? टू। बॉडी एंड सर्विक्स। बॉडी एंड सर्विक्स, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो जो 2/3 पोर्शन दैट इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द बॉडी, टुवर्ड्स फॉर्मिंग द बॉडी ऑफ द यूट्रस, एंड 1/3 पोर्शन इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स फॉर्मिंग दिस नैरो पोर्शन व्हिच इज नोन एज सर्विक्स। बेसिकली सर्विक्स जो है वो हमारे पास कनेक्शन है बिटवीन द विजाइना, विजाइना इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके और यूट्रस जो कि एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, इन दोनों के दरमियान जो है ये हमारे पास कनेक्शन है या जंक्शन है या ब्रिज है, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। सर्विक्स जो है, अच्छा अब इसमें हमने ये कोई एनाटॉमिकल डिटेल नहीं पढ़नी है कि आगे ये ऐसे, अब आप लोगों के पास यहाँ लेबलिंग हुई हुई है, ये फंडस है, ये यूट्राइन कैविटी है, हॉर्न है, ये इसकी हमने अभी डिटेल नहीं पढ़नी है। अभी हमने सिर्फ ये देखा कि यूट्रस एक पियर शेप स्ट्रक्चर है, मस्कुलर ऑर्गन है, और इसके दो मेजर पार्ट्स हैं, वन इज द बॉडी एंड वन इज द सर्विक्स, ठीक है। जो सर्विक्स ऑफ द यूट्रस है, इट इज बेसिकली द टेपर्ड विजाइनल एंड है, जैसे मैंने अभी आप लोगों के साथ बात की। और ये जो सर्विक्स है इसमें हमारे पास ल्यूमन होता है, यानी कि इसमें किनाल होती है जिसको हम कहते हैं सर्वाइकल किनाल, ठीक है। और सर्वाइकल किनाल की हमारे पास जो है वो ओपनिंग्स है। एक ओपनिंग जो है वो उसकी एक्सटीरियर की साइड पे होगी, विजाइना के साथ इन कांटेक्ट, और एक ओपनिंग उसकी जो है वो हमारे पास यूट्रस के साथ इन कांटेक्ट होगी। मैंने आप लोगों को बताया कि सर्वाइकल किनाल या सर्विक्स जो है एक ब्रिज है या एक कनेक्टिंग पार्ट है जो कि एक्सटर्नली विजाइना को और इंटरनली यूट्रस को जो है वो ब्रिज कर रहा है, ठीक। तो इसमें जो है जो अपर इसका कॉन्स्ट्रिक्टेड एंड होगा, जो अपर इसकी ओपनिंग होगी, अपर ओपनिंग इसकी बेटा किसके साथ होगी सर्विक्स की? यूट्रस। बॉडी के साथ, यूट्रस के साथ, ठीक है, बॉडी ऑफ द यूट्रस के साथ। उसको हम कहेंगे इंटरनल ऑस, ऑस मींस ओपनिंग। और जो नीचे होगी जो कि विजाइना के साथ ओपनिंग होगी उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल ऑस, इंटरनल ऑस एंड एक्सटर्नल ऑस। अब हम यहाँ पर इसको इतना ज्यादा कंसिडर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा जब लेबर का प्रोसेस स्टार्ट होता है, चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो उसकी मॉनिटरिंग की तरह चल रही है या नहीं चल रही है, वो इन ओपनिंग्स को देख के जो है वो हमारे पास उसको लेबल करते हैं। जैसे इंटरनल ऑस ओपन हो गई है तो हेड पास करेगा, एक्सटर्नल ऑस ओपन हुई है कि नहीं हुई है, ये सारी जो है ये मॉनिटरिंग के लिए ये चीजें जो है वो यूज होंगी। आगे आप लोगों को जब आप पार्चुरेशन और बर्थ का प्रोसेस पढ़ोगे तो उसमें ये आपको वर्ड्स जो हैं वो मिलेंगे कि इंटरनल ऑस मींस के उसका कनेक्शन है, जो ओपनिंग है बिटवीन द बॉडी ऑफ द यूट्रस एंड द सर्विक्स। और उसके बाद एक्सटर्नल ऑस इज द लोअर एंड की जो ओपनिंग है जो कि हमारे पास। अच्छा, ये बात हमने कर ली। अब हम बात करते हैं, हमने पार्ट्स देख लिए, सर्विक्स का देख लिया, सर्विक्स में क्या चीज प्रेजेंट है। फिर हमने देखे हैं हमारे पास जो वॉल की जिसकी हमने बात की थी, जिसकी थिकनेस कितनी थी बेटा? 2 to 3 सेंटीमीटर, शाबाश। इसमें हमारे पास ये जो वॉल है इसमें हमारे पास जो है वो 3 लेयर्स हैं। द आउटर लेयर जो है उसको थिन है, इट इज नोन एज द पेरीमीट्रियम। मिडल लेयर इज द मायोमीट्रियम, थिक है बहुत ज्यादा, और इसमें ही हमारे पास जो है वो लार्जर अमाउंट में जो है स्मूथ मसल्स जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है। ये थिकन लेयर है मसल सेल्स की, मायोमीट्रियम। और जो इनर मोस्ट लेयर है दिस इज नोन एज द एंडोमीट्रियम, इट इज अगेन थिन इंटरनल लेयर। और जितनी मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है वो चेंजेस आती हैं दैट इज बेसिकली occurring in this endometrial layer, ठीक है। पेरीमीट्रियम और मायोमीट्रियम है वो जो है वो फर्मली एडहेरेंट होती हैं विद ईच अदर। एंडोमेट्रियम जो है वो साइक्लिकल चेंजेस से जो है वो गो थ्रू करती है, और हार्मोनल जो इफेक्ट्स होते हैं वो इसकी ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं, और यही जो है
बेसिकली एंडोमेट्रियम जो है वो बेबी जो है वो फॉर्म करेगी, जहां पर हमारे पास जाइगोट इम्प्लांटेशन जो है वो अकर होगी। जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होगी, जाइगोट फिर ट्रेवल करेगा और अल्टीमेटली वो एंडोमेट्रियम में रेस्ट करेगा और वहां पर आके जो है वो उसकी इम्प्लांटेशन जो है वो स्टार्ट होगी। तो हमारे पास बेटा यूट्रस की कितनी वॉल्स हैं? 3। हाँ जी, कौन कौन सी वॉल्स हैं यूट्रस की? आउटर पेरीमीट्रियम, मिडल मायोमीट्रियम, मायोमीट्रियम और एंडोमेट्रियम। ठीक है। और हार्मोनल इफेक्ट्स जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंजेस आती हैं वो कौन सी में आती है? एंडोमेट्रियम में। ठीक है। जो एंडोमेट्रियम है इसकी फर्दर हमारे पास जो है वो 3 लेयर्स होती हैं और ये 3 लेयर्स जो हैं वो हमारे पास डिफरेंशिएट होती हैं जब ये साइक्लिकल चेंजेस से जो है वो गुजर रही होती है यूट्रस। तो इसमें जो सबसे ऊपर सुपरफिशियल लेयर होगी वो उसको हम कॉम्पैक्ट लेयर कहेंगे, मिडिल लेयर जो होगी वो हमारे पास स्पॉन्जी लेयर होगी और सबसे नीचे जो है वो हमारे पास बेसल लेयर होगी। तो एंडोमेट्रियम बेटा कितनी लेयर से फर्दर मिलके बनी है? 3 लेयर्स। सबसे ऊपर कौन सी लेयर है सुपरफिशियली? कॉम्पैक्ट लेयर। कॉम्पैक्ट। मिडिल में क्या चीज है? स्पॉन्जी लेयर। स्पॉन्जी। उसका क्या नाम है? हाँ, स्पॉन्जी लेयर, सॉरी, स्पॉन्जी लेयर। और जो सबसे लास्ट है दैट इज दी बेसल लेयर। बेसल लेयर जो होती है एंडोमेट्रियम की, इसकी अपनी ब्लड सप्लाई होती है और बेसल लेयर जो होती है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो ऊपर स्पॉन्जी और कॉम्पैक्ट लेयर को प्रोड्यूस कर सके। तो बेसल लेयर जो है स्लफ ऑफ नहीं होगी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। जो हमारे पास जो लेयर्स स्लफ ऑफ होती हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन दैट आर दी स्पॉन्जी एंड कॉम्पैक्ट लेयर हैं, ये स्लफ ऑफ होंगी। अगर ये बेसल लेयर स्लफ ऑफ हो जाए तो ये दैट विल क्रिएट अ क्लिनिकल प्रॉब्लम और उनमें जो है वो फिर आगे फर्दर जो है वो है, यानी कि नॉर्मली बेसल लेयर को जो वो उधर ही रहना चाहिए ताकि वो नेक्स्ट मंथ जो है अगेन इन दोनों लेयर्स को जो है वो फॉर्म कर सके। ठीक है जी। तो बेसल लेयर की जो है वो अपनी ब्लड सप्लाई है और इसने जो है वो स्लफ ऑफ नहीं होना। तो इन दोनों लेयर्स को कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी लेयर्स को मिला के हम जो है वो फंक्शनल लेयर भी जो है वो कहते हैं। ठीक है। और फंक्शनल लेयर विल बी डिसइंटीग्रेटेड एंड शेड ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड आफ्टर पार्चुरेशन। पार्चुरेशन जो है जो डिलीवरी ऑफ द बेबी के बाद जो 40 डेज होते हैं जिसमें ये एंडोमेट्रियम जो है वो शेड ऑफ करती है, दैट पीरियड इज नोन एज द पार्चुरेशन पीरियड। ठीक। अच्छा, इसको एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। फंक्शनल लेयर्स कौन कौन सी हैं बेटा? पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम और एंडोमेट्रियम। फंक्शनल लेयर्स कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी। कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी। अच्छा, इसको दोबारा से करते हैं। यूट्रस की लेयर कौन सी है? पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम। शाबाश। एंडोमेट्रियम की आगे फर्दर कौन सी लेयर्स है? कॉम्पैक्ट लेयर, स्पॉन्जी और बेसल। कॉम्पैक्ट, स्पॉन्जी एंड बेसल। शाबाश। फंक्शनल लेयर्स को कैसे हम इंडिकेट करते हैं? फंक्शनल लेयर में क्या क्या इंक्लूडेड है? स्पॉन्जी एंड कॉम्पैक्ट स्पॉन्जी लेयर। शाबाश। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन कौन सी लेयर्स शेड ऑफ करेंगी? फंक्शनल लेयर या बेसल लेयर? फंक्शनल। फंक्शनल लेयर्स जो हैं वो स्लफ ऑफ फंक्शनल। शाबाश बेटा। अब हम बात करते हैं यूट्राइन ट्यूब्स की। यूट्राइन ट्यूब्स जो हैं वो लैटरली एक्सटेंड करती हैं फ्रॉम द यूट्रस और इनकी डायमेंशन 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जिसमें हमारे पास इंफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस और यूट्राइन पार्ट है। सबसे पहला जो पार्ट है वो इंफंडिबुलम है जो बिल्कुल के जिसके अंदर जो है वो हमारे पास ओवरीज हैं वो पड़ी हुई हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट इज द एम्पुला, थर्ड पार्ट इज इस्थमस। ये देख लो दोबारा यहाँ पर इस्थमस का नाम जो है वो आ गया है। एंड पार्ट इज द यूट्राइन पार्ट। ठीक है। यूट्राइन पार्ट का मतलब है ये वो पार्ट है जो कि एंटर होगा इनसाइड द यूट्रस। अब ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है इसने उस साइड को ओवरीज से जो है वो कैरी करना होता है और उसके अलावा स्पर्म्स जो हैं वो यूट्रस से जो है वो भी यूट्राइन ट्यूब्स में जो है वो एंटर करेंगे और अल्टीमेटली जो है वो रीच करते हैं फर्टिलाइजेशन साइट को और फर्टिलाइजेशन हमारी जो है वो एम्पुला में जो है वो अकर करती है। ठीक है। कहाँ पर अकर करनी है? एम्पुला में जो है वो अकर करेगी।
ठीक है। और उसके बाद एम्पुला में आएगी, एक साइड से जो है, यहाँ से मैं आपको डायग्राम से दिखाती हूँ बेटा, यहाँ से, ठीक है। ये जो है ये ऊपर ये हमें यूट्रस नजर आ रही है, ये हमें फैलोपियन ट्यूब्स नजर आ रही है, और ये जो है हमारे पास ओवरी पड़ी हुई है, ठीक। और ये जो है हमारे पास विजाइना वाला सर्विक्स वाला पोर्शन है। दिस इज द एक्सटर्नल ऑस एंड दिस इज द इंटरनल ऑस। यहाँ पर हमारे पास जो है ये इंटरनल ऑस का पोर्शन है। ये यूट्रस कैविटी है जहां पर जो है इम्प्लांटेशन होनी है, और ये हमारे पास सर्वाइकल कैनाल या सर्वाइकल कैविटी है। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो स्पर्म ट्रेवल करता है, स्पर्म ट्रेवल करके एंटर होता है इनटू द यूट्राइन ट्यूब्स, ठीक है। और यहाँ से जो है वो हमारे पास जब ओव्यूलेशन होती है तो हमारे पास यहाँ से जो है वो पर मंथ सिंगल एग जो है वो रिलीज होता है। एग को जो है वो कैप्चर करते हैं ये फिम्ब्रिया जो है ये एंड्स हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो कि ये इनफंडिबुलम साइड पे जो है वो प्रेजेंट है। ये इसको जो है वो कैच करती हैं और यहाँ से जो है वो हमारे पास वो साइड जो है वो ट्रेवल करता है, और यहाँ हमारे पास जो है वो स्पर्म आ रहा होता है। और यहाँ पर ये जो एम्पुला वाला पार्ट है, यहाँ पर जो है वो हमारे पास जाइगोट की फॉर्मेशन होती है स्पर्म की, और वो साइड की जो है वो फ्यूजन होती है, और यहाँ पर हमारे पास जाइगोट जो है वो फॉर्म हो जाता है। उसके बाद दोबारा जाइगोट जो है वो ट्रेवल करता है टूवर्ड्स द यूट्राइन कैविटी, ठीक है। टूवर्ड्स द यूट्राइन कैविटी जो है वो हमारे पास ट्रेवल करेगा, और अल्टीमेटली हमारे पास यूट्राइन कैविटी में आके ये जो पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस होती है, यहाँ पर इसकी इम्प्लांटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये समझ आया बेटा प्रोसेस? यस मैम। अच्छा, हमने क्या बात की, और यूट्राइन ट्यूब्स के कितने पार्ट हैं बेटा? 4 कौन कौन से? Fimbria, अब ये जो फिम्ब्रिया की हमने बात की थी, फिम्ब्रिया आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस व्हिच आर गिवन आउट फ्रॉम द इनफंडिबुलम। ये इनफंडिबुलम का ही पार्ट है। इनफंडिबुलम ये सारा पोर्शन इज नोन एज द इनफंडिबुलम, और इनफंडिबुलम में से ही ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है निकल रही हैं, जो कि अल्टीमेटली वो साइड को जो है वो कैच करेगी और उसको आगे फर्दर जो है वो ट्रैवल करवाएंगी, ठीक। यहाँ तक सबको समझ आ गई बेटा? ठीक, हाँ जी बेटा, समझिए। 50 बच्चे हैं 150 में से क्लास कोई बोल ही नहीं रहा। यहाँ तो बेटा लिखा है 133 है, बाकी सो रहे हैं। मैम इस्थमस की समझ नहीं आई थी। इस्थमस ये देखो बेटा एक नैरो सा पार्ट है बीच में, ये रहा इस्थमस। मैम आपने यूट्रस और सर्विक्स के सेंट्रल पार्ट को भी इस्थमस ही बताया था ना? इस्थमस मैंने आपको कहा था कि इस्थमस का वर्ड जो है वो आपको बहुत ज्यादा जगहों पे मिलेगा। इसी तरह एक इस्थमस जो है वो थायराइड ग्लैंड में भी होता है। इस्थमस जो है वो बताता है कि ये ज्वाइनिंग पार्ट है या ज्वाइन कर रहा है, ज्वाइनिंग को जो है वो एक्सप्लेन करता है, तो सिर्फ उसके लिए ये एनाटॉमिकल जो है वो यूज होता है इस्थमस। तो इसमें यहाँ पर हमारे पास जो है ये, इसमें भी जो है ये ज्वाइनिंग वर्ड है जो कि इसको यूट्राइन पार्ट से जो है वो कनेक्ट कर रहा है। यूट्राइन पार्ट वो पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का जो इन्वेड हुआ हुआ है इनसाइड द यूट्रस, जो इन यूट्रस के अंदर जो है वो गया हुआ है, इसलिए इसको हम यूट्राइन पार्ट कहते हैं। तो इसमें हमारे पास इनफंडिबुलम है, एम्पुला है, इस्थमस है और यूट्राइन पार्ट है। फर्टिलाइजेशन बेटा कौन से पार्ट में होती है? Proximal part of fallopian tubule. लेकिन इसको हमने एम्पुला याद रखना है, ठीक है। एम्पुला का वर्ड इसमें हम जरूर बोलना है। अगेन ये आप लोगों का एक एमसीक्यू है कि किस कौन से पार्ट में जो है वो फर्टिलाइजेशन हमारे पास जो है वो अकर करती है, ठीक। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। ओवरीज को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। एलमंड शेप रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं,
लैटरल पेल्विक वॉल्स में पड़े हुए हैं। इन्होंने oocyte प्रोड्यूस करना है। उसके अलावा हार्मोनल भी इनका फंक्शन है, इन्होंने ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो प्रोड्यूस करना है। और ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को। और उसके अलावा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है जब प्रेगनेंसी अकर हो जाए तो उसको रेगुलेट हैं, उसकी रेगुलेशन के लिए भी जो है ये हार्मोन्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। मेल्स में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स? टेस्टोस्टेरोन। शाबाश। तो हमारे पास जो फीमेल में जो दो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं दे आर दी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक, अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स की बात करते हैं। तो फीमेल जो है वो हमारे पास मंथली जो है वो सेक्सुअल साइकिल से अंडरगो करती है। और इसमें बेसिकली ये सेक्सुअल साइकिल्स हैं वो ब्रेन से लेके नीचे गोनेडल ऑर्गन्स तक जो है वो इफेक्ट हो रहे होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट होता है हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन में और पिट्यूटरी ग्लैंड में, ओवरीज, यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब, विजाइना, मेमरी ग्लैंड, ये सारे जो हैं वो हमारे पास ये ऑर्गन्स जो हैं वो एक्ट करेंगे इन सिंक्रोनाइज पैटर्न में एक्ट करेंगे। एक सेक्सुअल साइकिल जो है वो रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो होगा। उसमें हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन भी इन्वॉल्व होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड भी इन्वॉल्व होगा, ओवरीज भी इन्वॉल्व होंगी, यूट्रस भी इन्वॉल्व होगी, ट्यूब्स भी इन्वॉल्व होंगी, वेजाइना भी इन्वॉल्व होगी और मेमरी ग्लैंड भी जो है वो इन्वॉल्व होंगे। और ये जो साइकिल्स हैं ये कमेंस करते हैं एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी पे जो है ये साइकिल्स जो हैं वो हमारे पास शुरू होंगे, ओवेरियन साइकिल भी और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी। ठीक है, अच्छा, इसमें बेसिकली हमारे पास जो है वो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH जो है ये जो है सिंथेसाइज होता है बाय द न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द हाइपोथैलेमस। ठीक है, GnRH जो है ये सिक्रीट होता है और सिंथेसाइज होता है और उसके बाद हमारे पास ये हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड तक है वो आता है और फिर ये वहां से रिलीज होगा। ठीक है, और ये जो है ये बेसिकली हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होगा, ये GnH है, GnRH जो हार्मोन है ये रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर फर्दर 2 हार्मोन्स को ये इसने स्टिमुलेट किया। सबसे पहले जो है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन बना है, सिंथेसाइज हुआ है। कहाँ पर सिंथेसाइज हुआ है बेटा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से वो उसने कहाँ पर डेवलप करना है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में। और इसने फर्दर आगे से कौन से 2 हार्मोन्स को जो है वो स्टिमुलेट करना है? FSH और LH। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये दोनों हार्मोन्स जो हैं वो हमारे पास ओवरीज पे जो है वो एक्ट करेंगे। वहां पर हमारे पास जो हमने पहले बात की थी कि ये ओवेरियन फॉलिकल्स को, ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल हमने देखा था प्राइमोर्डियल, प्राइमरी और मेच्योर, उन सबको बनाने में जो है ये हमारे पास हेल्पफुल होंगे। और उसके अलावा FSH के इन्फ्लुएंस के अंडर हमारे पास ये जो फॉलिक्यूलर सेल्स होंगे ये सिक्रीट करेंगे अनदर हार्मोन विच इज नोन एज द एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन। उसके अलावा जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये जो है ये LH सर्ज वर्ड जो है वो अभी हम जाके पढ़ेंगे। LH सर्ज जब ये अपना पीक लेवल जो है वो हमारे पास अटेन करता है तो उसके बाद ही हमारे पास जो है वो ओव्यूलेशन जो है वो स्टार्ट होती है। एंड ओव्यूलेशन इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte। ठीक है, सेकेंडरी oocyte की रिलीज होगी और साथ ही ओव्यूलेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। इसके अलावा LH हार्मोन भी जो है फॉलिक्यूलर सेल्स और प्लस कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम एक स्ट्रक्चर है जो कि ओवरीज में फॉर्म होगा, उसको हम आगे जाके देखते हैं वो कैसे फॉर्म होगा, और वो उनको स्टिमुलेट करेगा टू सिक्रीट दी प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, अब ये थोड़ी सी जरा ज्यादा बातें हो गई हैं, इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सा हार्मोन जो है वो रिलीज होना है? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। ठीक है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन किस पार्ट ने ऑफ ब्रेन ने इसको सिंथेसिस करना है? हाइपोथैलेमस। शाबाश। रिलीज कौन से पार्ट ने करना है इसको? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी। पिट्यूटरी। शाबाश।
गुनेडोट्रोफिन हार्मोन जो है ये कौन से दो हार्मोन्स की स्टिमुलेट करेगा सिशन को? FSH and LH. FSH एंड LH। ठीक है, ये दोनों हार्मोन्स कौन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे एक्ट करेंगे? ओवरीज। ओवरीज पे, शाबाश। FSH के एक्ट करेगा फॉलिकल्स पे। फॉलिकल्स और क्या सिक्रीट करेगा? क्या सिक्रीट करेगा बेटा? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। LH किस पे एक्ट करेगा? LH जो है मैम वो Corpus luteum. भी और LH मैम ओव्यूलेशन कराएगा बेसिकली, और फिर वो कॉर्पस ल्यूटियम को भी इंड्यूस करेगा टू प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन, शाबाश। तो हमारे पास ये हमें थोड़ा सा हार्मोन्स का कॉन्सेप्ट हो गया कि ये हार्मोन्स जो हैं वो कैसे एक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम पहला सेक्सुअल साइकिल करते हैं, दैट इज द ओवेरियन साइकिल। ठीक है, अब इसमें ओवेरियन साइकिल है, नाम से पता चल रहा है कौन से ऑर्गन में अकर हो रहा है ये? Ovaries. Ovaries. And basically it is representing the cyclical changes which are produced in response of FSH and LH। ठीक है, जब इस पे FSH और LH जो है वो एक्ट करेंगे तो उसकी वजह से जो ओवरीज में जो चेंजेस आ रही हैं उसको हम ओवेरियन साइकिल कहते हैं। और इसको हमने जो है 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला है डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। फॉलिकल्स डेवलप नहीं करेंगे, ग्रो नहीं करेंगे तो आगे कोई फर्दर प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। और अगर फॉलिकल्स ग्रो नहीं करेंगे तो कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे? FSH and LH. शाबाश। FSH और LH तो बेटा हो गए प्रोड्यूस। FSH अगर FSH नहीं सही, फॉलिकल्स नहीं बन रहे तो आगे फिर फर्दर प्रोसेस ही नहीं चलेगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस ही नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी ना जहन में रखनी है आप लोगों ने। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है वो डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स होनी चाहिए, उसके बाद ओव्यूलेशन होनी चाहिए। ओव्यूलेशन किसने करवानी है? LH। शाबाश, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH सर्ज जो है वो हमारे पास यहाँ पर इस टाइम पे जो है इस टाइम पीरियड में आएगी। और उसके बाद हमारे पास होनी है फॉर्मेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन होगी। ये थोड़े से हमने ये फॉलिकल्स देखे थे, थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया होगा, इसको हम जल्दी जल्दी जो है वो गो थ्रू कर लें। आज मैंने ये ओवेरियन साइकिल खत्म करना है इंशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें जो है हमारे पास क्या होना है, डेवलपमेंट ओवेरियन फॉलिकल की हो रही है। और इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे कि साथ साथ आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि जो प्राइमरी oocyte होता है उसमें जो ओवरीज के जो उसके कनेक्टिव टिश्यू में स्ट्रोमा में उसके जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसकी सिंगल फ्लैटेंड लेयर जो है वो हमारे पास उसको सराउंड कर लेती है प्राइमरी oocyte को फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन, क्योंकि इसने जो है वो बहुत अरसे तक डॉर्मेंट जो है वो रहना है, तकरीबन 13-14 ईयर्स तक जो है वो इसने डॉर्मेंट रहना है और उसके बाद इसने प्यूबर्टी पे रिलीज होना है। तो उस वक्त जो है ये हमारे पास, उस वक्त हमने इसको क्या कहा था, प्राइमरी oocyte प्लस सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स। इस स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा था? प्राइमोर्डियल फॉलिकल। शाबाश, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ठीक है, तो इसने जो है वो बेसिकली ग्रोथ और डिफरेंशिएशन भी करनी है प्राइमरी oocyte। इसमें प्रोलिफरेशन होगी फॉलिकुलर सेल्स की। ठीक है, फॉलिकुलर सेल्स की प्रोलिफरेशन में क्या होना था कि पहले हमने कहा था कि क्यूबॉइडल क्यूब सिंगल फ्लैटेंड सेल्स हैं, फिर वो आपको कन्वर्ट करेंगे इनटू क्यूबॉइडल, देन इनटू कोलमनर, एंड द नंबर ऑफ द लेयर्स विल बी इंक्रीजिंग, सिंगल लेयर से डबल ट्रिपल, तो इस तरह जो है वो फॉलिकुलर लेयर्स जो हैं वो इंक्रीज होती जाएंगी और हम उस फॉलिकल का नाम जो है वो चेंज करते जाएंगे। प्राइमोर्डियल से प्राइमरी बनेगा, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, फिर ग्रेफियन फॉलिकल बनेगा, फिर मेच्योर, ये सारे हम अभी आगे देखते हैं। ठीक, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ जोना पेलिस्ट्रिडा। अगेन जोना पेलिस्ट्रिडा जो है वो प्राइमरी oocyte और ये जो हमारे पास बाहर फॉलिकल बन रहे हैं इनके दरमियान है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है। अगेन ये हमारे पास प्राइमरी oocytes को प्रोटेक्ट करेगी। और डेवलपमेंट ऑफ थीका फॉलिकल, ये एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए, इसकी आगे हम डिटेल पढ़ते हैं कि ये थीका फॉलिकुलाई जो है वो कहाँ से आ गए हैं। तो हमारे पास हमें फॉलिकुलर सेल्स का भी पता है, फॉलिकुलर लेयर्स का भी पता है, जोना पेलिस्ट्रिडा का भी
पता है। और जोना पेलिसिडा इज द अल्टीमेट लेयर जिसको क्रॉस करके स्पर्म ने है वो न्यूक्लियस ऑफ दी oocyte यानी कि स्पर्म के न्यूक्लियस ने और oocyte के न्यूक्लियस ने जो है वो कंबाइन करना है। तो जोना पेलिसिडा की भी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो हमारे पास है। ठीक है, ये बात हमने पहले भी की हुई है कि हमारे पास जो है वो जब फ्लैट होंगे तो इसको हमने इस टाइम पे जो है वो प्राइमोडियल फॉलिकल कहा था। फिर प्राइमोडियल फॉलिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH एंड LH जो है वो ग्रो करेगा। इसकी फ्लैट लेयर जो है वो कन्वर्ट होगी टू द क्यूबॉइडल शेप और देन कोलमनर और अल्टीमेटली द स्ट्रक्चर वी विल now the structure with the cuboidal or columnar type of cell will known as primary follicle। सबसे पहले बेटा कौन सा फॉलिकल बना था? प्राइमोर्डियल फॉलिकल। प्राइमोडियल फॉलिकल। उसमें की शेप क्या थी आपके पास? क्यूबॉइडल। हाँ जी, फ्लैट अच्छा ये बेटा ये जो हम अभी तो आपको लग रहा होगा ना ये बड़ी फजूल सी है, फ्लैट है, क्यूबॉइडल है, कोलमनर है, ये इसकी भी एक सिग्निफिकेंस है। ठीक है, इसमें जब अगर पेशेंट आपके पास आते हैं, फीमेल आती है विद इनफर्टिलिटी, ठीक है, इनफर्टिलिटी की कंप्लेन के साथ फीमेल आती है और आप लोग जो है उसकी ओवरीज से बायोप्सी लेके उसको ऑब्जर्व करते हो, तो बेसिकली उसमें आप लोगों ने देखना क्या है कि जो डिफरेंट उसके अंदर जो फॉलिकल्स पड़े हुए हैं वो कौन सी स्टेज पे हैं। अगर उसमें उन स्टेजेस को रिकग्नाइज आपने कैसे करना है? विद द शेप ऑफ द सेल्स। ठीक है, कि फ्लैट है, क्यूबॉइडल है, कोलमनर है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोग एक बायोप्सी देख रहे हो उसमें आपको कोलमनर सेल्स नजर आए हैं, तो इसका मतलब है उसके फॉलिकल की ग्रोथ जो है वो कहाँ तक हुई है, कौन सी स्टेज तक उसका फॉलिकल ग्रो किया है? प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, शाबाश, प्राइमरी है। और अगर एक मेल है उसकी आप बायोप्सी देखते हो उसमें आपको सिर्फ फ्लैट सेल्स नजर आते हैं, ठीक है, सराउंडिंग द प्राइमरी oocyte, देन एट विच स्टेज हर फॉलिकल? प्राइमोर्डियल शाबाश। ठीक है, तो इसकी इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस है। इसमें इनफर्टिलिटी में आपने ऑब्जर्व करना है या फॉर से और किसी डिजीज में आपने ऑब्जर्व करना है, तो ये चीजें आपको ये बताएंगी कि एक्चुअली द oocyte इज विच स्टेज या फॉलिकल कौन सी स्टेज पे है। तो इसमें अगर एक फीमेल जो है उसकी फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो इसका मतलब है अंदर से oocyte भी जो है वो डेवलप नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है oocyte बड़ा ही नहीं हो रहा, वो आगे जा ही नहीं रहा, सेकेंड स्टेज तक पहुंच ही नहीं रहा, तो उसमें जो है वो फिर फर्टिलाइजेशन के लिए एग ही रिलीज नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है वो जो है वो हमने जहन में रखनी है कि ये जो छोटी छोटी बातों पे बार बार हम कह रहे हैं कि फ्लैट है, क्यूबॉइडल है, कोलमनर है, ये इन चीजों के लिए जो है ये हेल्पफुल होती हैं। उसके बाद जो है अब क्या होगा कि ये जो ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं इनके नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं, लेयर्स इंक्रीज होती जा रही हैं और उस साइट इटसेल्फ ये दोनों जो हैं वो मिलके एक ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रीट करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ द oocyte, जो कि अल्टीमेटली हमारे पास जोना पेलिसिडा जो है वो फॉर्म कर लेगा। ठीक है, अब हमारे पास ये हमने बेटा फॉलिकुलर डेवलपमेंट में देख लिया कि हमारे पास जो है वो क्या बात हुई है। फिर है डेवलपमेंट ऑफ थीका फॉलिकुलाई, कि अब ये थीका फॉलिकुलाई क्या होते हैं कि ये जो प्राइमरी फॉलिकल है हमारे पास ये जो वो ग्रो करना शुरू करेगा और जो सराउंडिंग इसका जो कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, सराउंडिंग किसका कनेक्टिव टिश्यू बेटा? इनर वॉल ऑफ ओवरी, प्राइमरी फॉलिकल का, ओवरीज का। अच्छा, प्राइमरी फॉलिकल ग्रो कर रहा है और एडजेसेंट कनेक्टिव टिश्यू, तो प्राइमरी फॉलिकल कहाँ पड़ा हुआ है बेटा? ओवरीज में। तो एडजेसेंट कनेक्टिव टिश्यू किस चीज का होगा? ओवरीज का। ठीक है, ये जो है ऑर्गेनाइज करेगा और मिल के जो है वो एक कैप्सूल जो है वो अपनी सराउंडिंग में फॉर्म कर लेगा जिसको हम कहेंगे थीका फॉलिक्यूलाई। ठीक है, क्या कहेंगे इसको हम? थीका फॉलिक्यूलाई। ठीक, अच्छा, प्राइमोडियल फॉलिकल का कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है? प्राइमोडियल फॉलिकल कैसे बना? यस मैम, क्लियर। उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल का सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है कैसे बना? यस मैम। ठीक है, अब प्राइमरी फॉलिकल के इर्द गिर्द जो लेयर कनेक्टिव टिश्यू है उसने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया है टू फॉर्म अ कैप्सूल विच इज नोन एज थीका फॉलिकुलाई। ठीक है,
अब जो थीका फॉलिकुलाई के सेल्स होंगे वो अपने आप को डिफरेंशिएट करेंगे इनटू 2 पार्ट्स। उसकी जो इनर लेयर होगी, ठीक है, इनर लेयर ऑफ सिक्रीटरी सेल्स, उसको हम कहेंगे थीका इंटरना, और एक आउटर फाइब्रस कैप्सूल होगा, उसको हम कहेंगे थीका एक्सटर्ना। अब ये हम डायग्राम में जो है वो देखते हैं, ठीक है। बेटा कौन सा फॉलिकल है? प्राइमोर्डियल फॉलिकल, शाबाश। ये वाला कौन सा फॉलिकल है बेटा? प्राइमरी फॉलिकल है, शाबाश शाबाश, प्राइमरी फॉलिकल। ये क्या चीज प्रोड्यूस हो गई है यहाँ पर? जोना पेलिसिडा, ठीक है, जोना पेलिसिडा जो है वो सिक्रीट हो गया, और यहाँ पर ये फॉलिकुलर सेल्स का जो है वो नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। और ये जो बाहर कनेक्टिव टिश्यू है, ये नजर आ रहा है सबको, ठीक है। ये जो बाहर कनेक्टिव टिश्यू है, ये इसने जो है वो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म किया है, जिसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? थीका फॉलिकुलाई, शाबाश, ठीक है, थीका फॉलिकुलाई। अब यहाँ पर बेटा अगर आप देखो तो हमारे पास थीका फॉलिकुलाई जो है वो 2 लेयर्स में जो है वो डिवाइड जो है वो उसने होना जो है वो शुरू कर दिया है। वन जो है वन इज दी थीका, यहाँ से देखो बेटा, ये था ना हेयर वाली, ये तो वो लेयर्स है ना फॉलिकुलर सेल्स की लेयर, ये समझ आ रही है ना, ये कौन सी लेयर्स है? ये फॉलिकुलर सेल्स की लेयर है, ये वाली, ठीक है, ये फॉलिकुलर सेल्स के लिए। इस बाहर तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसने थीका फॉलिकुलाई फॉर्म किए हैं। अब तो होगा कि इसके ये जो थीका है, ये थीका जो बिल्कुल फॉलिकुलर सेल्स के साथ होगा, इसको हम कहेंगे थीका इंटरना, और जो उस बाहर होगा दैट विल बी द थीका एक्सटर्ना, ठीक है। ये थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना जो है वो बन गए। फिर अल्टीमेटली हमारे पास क्या होगा कि ये जो फॉलिक्यूलर सेल्स हैं, जब हमारे पास कंटिन्यू होगी डेवलपमेंट, तो ये जो फॉलिक्यूलर सेल्स हैं, इनमें फिल्ड स्पेसेस जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि इसके अंदर आप लोग जरा समझ लो कि इसके अंदर जो है वो फ्लूइड भरना शुरू हो जाएगा। ये जो एक कॉम्पैक्ट सी लेयर थी फॉलिक्यूलर सेल्स की, इसके अंदर जो है वो हमारे पास इन फॉलिकुलर सेल्स का दूसरा नाम जो है वो ग्रैन्युलोज सेल्स भी है। इनके अंदर जो है वो फ्लूइड जो है वो आना शुरू हो जाएगा, फ्लूइड जो है वो भरना शुरू हो जाएगा हमारे पास, और अल्टीमेटली जो है वो हमारे पास एक बड़ी सारी फ्लूइड फिल्ड शेप जो है वो डेवलप हो जाएगी, जो कि क्रेसेंट इन शेप होगी, यानी कि हाफ मून लाइक इन शेप होगी। ये देखो, हाफ मून इन लाइक शेप होगी, और इसको हम कहेंगे फॉलिक्यूलर एंट्रम। क्या कहेंगे इसको हम? एंट्रम। और जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाएगी, ये फ्लूइड जो है वो ज्यादा से ज्यादा होता जाएगा, और इसमें जो है ये बड़ी सारी कैविटी बन जाएगी, जिसको हम एंट्रम कहेंगे। और इसकी वजह से, ये फ्लूइड फिल्ड स्पेस की वजह से, हमारे पास जो ऊ साइड था वो हमारे पास एक साइड पे जो है वो पुश होगा। ठीक है, समझ आ गई? एक साइड पे हमारे पास जो है ये ऊ साइड जो है वो एक साइड पे जो है वो पुश हो जाएगा। ठीक है, और ये जो एंट्रम होगा, इसमें हमारे पास फॉलिक्यूलर फ्लूइड होगा। और जब हमारे पास ये एंट्रम फॉर्म हो जाएगा, जब ये एंट्रम फॉर्म हो जाएगा, देन दिस स्ट्रक्चर, यानी कि एंट्रम है, बीच में इसमें फॉलिक्यूलर फ्लूइड पड़ा हुआ है, और ऊ साइड जो है वो एक साइड पे पुश हुआ हुआ है, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, क्या कहेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी या वेसिकुलर फॉलिकल। यहाँ तक सबको समझ आई है? 3 फॉलिकल हमने बनाए हैं। कौन कौन से फॉलिकल? सबसे कौन सा था? प्राइमोर्डियल, के बाद प्राइमरी और सेकेंडरी। ये ऊ साइड की डेवलपमेंट हो रही है कि फॉलिकल की डेवलपमेंट हो रही है? फॉलिकल। इन फॉलिकल्स के अंदर अभी ऊ साइड कौन सी स्टेज पे है? प्राइमरी। अभी वो साइड को कुछ ही हुआ, उसकी वही वो अरेस्टेड स्टेज में ही है। ठीक है, अभी उसमें कोई वही वो कौन सी स्टेज में अरेस्ट हुआ हुआ है बेटा? डिप्लोटीन फेज ऑफ मेटाफेज है, प्रोफेज। मियोसिस 1 में अभी तक वो मियोसिस 1 में जो है अरेस्टेड है, और डिप्लोटीन स्टेज में जो है वो अरेस्ट हुआ हुआ है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गई बेटा? मिस आप रिपीट कर दे, समझ नहीं आई मुझे। क्या नहीं समझ आई?
इससे ना ऊपर वाला। ये सारा नहीं समझ आया? अच्छा, कि ये वाला, ये हाँ जी, ये वाला नहीं समझ आया। अच्छा चले, यहाँ से इसको पीछे से देखते हैं। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये सारा जो है प्राइमरी साइट है। प्राइमोडियल फॉलिकल। ठीक है, प्राइमरी oocyte, ये बीच में उसका न्यूक्लियस नजर आ रहा है। प्राइमरी oocyte को फ्लैटेंड लेयर ऑफ सेल्स ने जो है वो कवर किया। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा? प्राइमोडियल फॉलिकल। प्राइमोडियल फॉलिकल। यहाँ पर सेल की शेप थी फ्लैट, उसके बाद ये हो गई क्यूबॉइडल। ठीक है, और क्यूबॉइडल के बाद ये हमारे पास जो है वो कोलमनर में जो है चेंज हुई और लेयर्स की नंबर भी जो है वो इंक्रीज हुए। पहले सिंगल लेयर थी, अब जो है ये मल्टीपल लेयर्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। और मल्टीपल लेयर्स में और कोलमनर शेप सेल के साथ और बीच में इसके प्राइमरी oocyte, इस स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा? जोना नहीं बेटा, ये क्या बन गया? प्राइमरी फॉलिकल। क्या बन गया? प्राइमरी फॉलिकल। इसमें ये बीच में प्राइमरी oocyte बना हुआ है और प्राइमरी oocyte को जो है वो फॉलिकुलर सेल्स ने जो है वो सराउंड कर लिया है और उसकी जो है मल्टीपल लेयर्स हैं प्राइमरी वो फॉलिकुलर सेल्स की। तो इस स्टेज पे हमने स्ट्रक्चर का नाम रख दिया प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, और इन्होंने जो है प्राइमरी फॉलिकल और oocyte ने भी एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर सिक्रीट की है जिसको हम कहते हैं जोना पेलिसिडा। ठीक है, अब ये जो है फॉलिकुलर सेल्स के बाद हमारे पास जो ये कनेक्टिव टिश्यू है, अब इसके सेल्स जो हैं वो अपने आप ऑर्गेनाइज करेंगे और ये जो डेवलपिंग फॉलिकल है इसके अंत जो है वो अपने आप को इसको सराउंड कर लेंगे, इसके इर्द गिर्द जो है वो जमा हो जाएंगे और ये सेल्स जो हैं इनको हमने नाम रख दिया थीका फॉलिकुला। ठीक है, इनका क्या नाम रख दिया हमने? थीका फॉलिकुला। ये यहाँ पर ये सारे थीका फॉलिकुला जो है वो आपको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अराउंड दी डेवलपिंग फॉलिकल। ये फॉलिकल डेवलप हो रहा है। जब फर्दर फॉलिकल की डेवलपमेंट होगी तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो एक कॉम्पैक्ट सी फॉलिकुलर सेल्स की लेयर थी इसके अंदर जो है वो फ्लूइड आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इनके सेल्स के दरमियान जो है वो फ्लूइड आना शुरू हो जाएगा और फ्लूइड जो है वो अपने आप को एक जगह इकट्ठा कर शुरू कर देगा और यहाँ पर भरना शुरू हो जाएगा और इस जगह को हम कहेंगे फॉलिकुलर एंट्रम। ठीक है, फॉलिकुलर एंट्रम। और इन द मीन वाइल हमारे पास जो थीका फॉलिकुलाe बने थे वो भी दो लेयर्स में डिफरेंशिएट हो जाएंगे, जो कि फॉलिकुलर सेल्स के साथ जो लेयर होगी उसको हम कहेंगे थीका इंटरना, ये इसकी जो है वो सिक्रीटरी होगी, और जो आउटर साइड पे लेयर होगी इसको हम कहेंगे थीका एक्सटर्ना। अल्टीमेटली हमारे पास जो है वो एक कैविटी फॉर्म हो जाएगी जिसको बड़ी सी कैविटी फॉर्म हो जाएगी। इनिशियली जो है ये क्रेसेंट शेप थी, छोटी सी थी, फिर अल्टीमेटली जो है ये बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी कैविटी और हमारे पास जो है वो सेकेंडरी वो जो हमारे पास प्राइमरी oocyte था उसको एक साइड जो है वो पुश कर देगी। तो ये जो है हमारे पास ये जो पिक्चर होगी जिसमें थीका एक्सटर्ना के सेल्स डिफरेंशिएट हुए होंगे, थीका इंटरना के सेल्स डिफरेंशिएट हुए होंगे और हमारे पास फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम फॉर्म हुई होगी। इस और एक साइड पे हमें प्राइमरी oocyte जो वो पुश नजर आएगा। इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, समझ आया बेटा कि नहीं? समझ बिल्कुल सही आ गया। ठीक है, थैंक यू। आगे ठीक है, और इस स्टेज पे हम इसको सेकेंडरी फॉलिकल कहेंगे। अगर हम ओवरी की बायोप्सी लेंगे और हमें ऐसा स्ट्रक्चर उसमें नजर आएगा तो हम कहेंगे कि फीमेल में जो है वो सेकेंडरी फॉलिकल तक जो है वो डेवलपमेंट हुई हुई है। ठीक है, ये सेकेंडरी फॉलिकल हमें नजर आएगा। ठीक है बेटा, सेकेंडरी फॉलिकल जी सेकेंडरी फॉलिकल एट प्यूबर्टी है ना बना सेकेंडरी फॉलिकल? नहीं बेटा, अभी प्यूबर्टी पे ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ये बनने शुरू हो गए हैं फॉलिकल्स, लेकिन अभी ओव्यूलेशन नहीं हुई है, ओव्यूलेशन का प्रोसेस नहीं हुआ, अभी सिर्फ फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रही है अंदर। ठीक है, प्यूबर्टी पे ही ये स्टार्ट हुआ है प्रोसेस, प्यूबर्टी पे ही ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट हुई है, FSH आया है, LH आया है, उसी ने तो ये डेवलपमेंट किया और FSH और LH जो है वो सिक्रीट ही प्यूबर्टी पे होंगे।
ठीक है, लेकिन अभी ओव्यूलेशन नहीं हुई। ओव्यूलेशन इज द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, लेकिन वो नहीं रिलीज हुआ, ये अभी प्राइमरी oocyte ही पड़ा है यहाँ पर। अभी इसकी मेयोटिक डिवीजन खत्म नहीं हुई है। एक्सक्यूज मी मैम, मैम जी बेटा। 12:15 पे लेक्चर ओवर हो जाना है, अभी 12:21 हो गए हैं और 12:30 Yes, पे मैं सब बात करते हैं इसके शुरू हो लिए। गया। मैम हमारी We क्रॉस need की rest for क्लास the है। future of our mind. चलें जी बेटा, अल्लाह हाफिज।